इस सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं जुलाई महीने के इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। और इसी तरीके से हम हर सेक्शन के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है रिलेटेड टू हॉकिश पोज। देखो, आरबीआई का मेन काम है मनी सप्लाई को मेंटेन करके रखना, और इसीलिए एक कमेटी बनाई गई है एमपीसी। एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम है इन्फ्लेशन यानी महंगाई को एक स्पेसिफिक रेंज में रखना, इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखना, और ये रेंज डिसाइड की जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस रेंज को मेंटेन करने का काम किसका है? इस रेंज को मेंटेन करने का काम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से बनाई गई है, 1934। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए रिकमेंडेशन दी थी उर्जित पटेल कमेटी ने, उर्जित पटेल कमेटी। और ये 2016 में इसका गठन किया गया था। ओके, अब जो भी सेंट्रल बैंक है, हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक है जिसका मेन काम है मनी सप्लाई को मेंटेन करना, ताकि इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखा जा सके। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। सो महंगाई को अगर रेंज में रखना है, तो अगर महंगाई कम लेके आनी है, इसका मतलब मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। इस स्टांस को हम बोलते हैं हॉकिश स्टांस। हॉकिश का मतलब है, हॉक यानी एक बाज के तरीके से आप जो इंटरेस्ट रेट है उस पर नज़र रखोगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है कि मनी सप्लाई को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ है वो यूएस के सेंट्रल बैंक के कंटेक्स्ट में है, जिसको हम बोलते हैं फेड यानी फेडरल रिजर्व। सो यूएस का जो फेडरल बैंक है वो बार बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा था, ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जा सके। लेकिन इस बार उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं किया, और इसी चीज़ को हमने क्या कहा है? हॉकिश पोज। पोज इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट में जो बार बार इंक्रीमेंट किया जा रहा था, अब इस बार उसमें इंक्रीमेंट नहीं किया गया। सिंपलेस्ट सेंस में इंटरेस्ट रेट में जैसे भी इंक्रीमेंट होगा तो पैसे उधार लेना मुश्किल हो जाएगा, और उससे जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, यानी महंगाई कम हो जाएगी। उसका जस्ट उल्टा जो स्टांस है वो होता है डोविश, DOVISH, जिसका मतलब है कि हम इंटरेस्ट रेट को कम रखेंगे, लो रखेंगे, ताकि जो ग्रोथ है इकोनॉमी में वो हो सके और उससे इन्फ्लेशन भी होगी। सो सिंपलेस्ट सेंस में अगर मैं बात करूं, 3-4 चीज़ों की हमने बात की है। इंडिया के कंटेक्स्ट की अगर बात करें तो आरबीआई हमारे यहाँ पर मनी सप्लाई को मेंटेन करती है। मनी सप्लाई का मतलब है कि इकोनॉमी में कितने पैसे होंगे। जैसे जैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, उससे डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। सो मनी सप्लाई से डिमांड इंक्रीज होगी, और डिमांड से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन को एक स्पेसिफिक रेंज में रखने का जो काम है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। जैसे आरबीआई यहाँ पर इंडिया में, अपने देश में आरबीआई काम कर रही है, वैसे ही यूएस का फेडरल बैंक है, फेड रिजर्व जिसको हम बोलते हैं। सो कोई भी अगर सेंट्रल बैंक अगर महंगाई को कम करना चाहता है तो वो आसानी से कर सकता है बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज दर है उसको इंक्रीज करके, इंटरेस्ट रेट। सो अगर इंक्रीज किया गया इंटरेस्ट रेट तो उसको हम बोलते हैं हॉकिश स्टांस, हॉकिश स्टांस। और अगर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज किया गया है उसको हम बोलते हैं डोविश स्टांस। अब रिपीटेटिवली बार बार अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया गया और उसके बाद नेक्स्ट टाइम इंक्रीज ना करके सेम पोजीशन पर रहने दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया है? हॉकिश पोज। सो ये एंटायर न्यूज़ थी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि वन लाइनर क्वेश्चन टाइप में पूछा जा सकता है कि एज ऑफ नाउ यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसका चीफ कौन है? सो उसके चीफ है मिस्टर पावेल। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू एमआरएफ। सो एमआरएफ जो कि एक वेल नोन टायर मेकिंग कंपनी है, उसका शेयर पहला
ऐसा स्टॉक बना है इंडिया में जिसका वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा है पर शेयर का। सो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला ऐसा कौन सा शेयर बना है जिसका पर शेयर का वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। इंडियन शेयर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। सो वो है MRF, और MRF का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। चेन्नई की अगर बात करें तो एक GI टैग देने के लिए हमारी रजिस्ट्री है, GI रजिस्ट्री। GI का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और इंडिया में पहला जो GI टैग दिया गया था ये दार्जिलिंग टी को दिया गया था। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग चाय है, उसको पहला GI टैग दिया गया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज, GI टैग है वो 10 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद इसको रिन्यू करवाने की जरूरत है। और GI टैग देने वाली जो रजिस्ट्री है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो चेन्नई में सिचुएटेड है। चेन्नई इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि MRF का हेडक्वार्टर है, और MRF इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि MRF का जो पर शेयर का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज हो गया है। दैट मीन्स कि 1 लाख रुपए की वैल्यू को क्रॉस कर चुका है, 1 लाख से भी ज़्यादा का एक सिंगल शेयर हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू क्रूड स्टील प्रोडक्शन। सो रिसेंटली इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन पे आया है इन टर्म्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन। अगर स्टील के प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर है चाइना, जो कि वर्ल्ड का रफली 53% यानी कि आधे से भी ज़्यादा स्टील है वो प्रोड्यूस करता है, और इंडिया सेकेंड पोजीशन पर है। हमारा प्रोडक्शन है रफली 6.6%, एंड थर्ड पोजीशन पर है जापान, फोर्थ पर है USA। कुछ दिन पहले ही इंडिया ने जापान को सरपास किया है, और जो स्टील प्रोडक्शन है उसमें अब हम सेकेंड पोजीशन पर हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI भी अनाउंस किया था। PLI क्या है? PLI का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सिंपलेस्ट सेंस में इसका मतलब यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे सरकार आपको उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव देगी। सरकार ने ये स्कीम इसलिए अनाउंस की थी ताकि हम डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दे सकें, और जो इंपोर्ट है उस पर हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकें। सो PLI स्कीम है वो 14 सेक्टर्स के लिए अनाउंस की गई थी। 1-4 ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने सेक्टर्स के लिए है। सो ये 14 सेक्टर्स के लिए अलाउ की गई थी, अनाउंस की गई थी, और उसमें से एक है स्पेशलिटी स्टील। स्टील के, क्रूड स्टील के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया सेकेंड पोजीशन पर है, चाइना फर्स्ट पोजीशन पर है, और जापान थर्ड पोजीशन पर है। रिसेंटली इंडिया ने जापान को सरपास करके सेकेंड पोजीशन हासिल की है। सो ये इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है, और 2022-23 में हमने 6.72 मिलियन टन का जो स्टील है वो एक्सपोर्ट किया है। सो ये भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। कितना मिलियन टन? 6.72 मिलियन टन। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू ए डैशबोर्ड। एक अंतर्दृष्टि नाम का एक डैशबोर्ड है वो लॉन्च किया गया है। दो इंपॉर्टेंट चीज हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड किसने लॉन्च किया है। सो ये लॉन्च किया गया है RBI ने, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू मॉनिटर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जिन लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है उन लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड की जाए। सिंपलेस्ट सेंस में दैट मीन्स दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी, हाउ वी कैन प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू दैम। सो इसका मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सरकार का एक स्कीम भी है, अगर आपको याद हो, जनधन स्कीम। जनधन स्कीम, और जनधन से एसोसिएटेड एक ट्रिनिटी भी है, यानी तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, जनधन, आधार, मोबाइल, जिसको हम बोलते हैं जैम ट्रिनिटी। ओके, सो अंतर्दृष्टि जो डैशबोर्ड है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां से हम ये मॉनिटर कर सकें कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या प्रोग्रेस की है हमने। ये प्लेटफॉर्म किसने अनाउंस किया है? ये RBI ने अनाउंस किया है। प्रेजेंट में RBI के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास।
इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई एक इंडेक्स भी जारी करती है जिसको बोला गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये आरबीआई द्वारा जारी की गई है और इसके 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट है एक्सेस जिसका 35% वेटेज है, सेकंड है यूसेज कि कितना यूज होता है 45% वेटेज है, और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है क्वालिटी। सो एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, सो इट इज रिलीज्ड बाय आरबीआई। सेकंड उसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, सो एक है एक्सेस, एक है यूसेज और एक है क्वालिटी। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज्यादा वेटेज है यूसेज का 45%। नेक्स्ट न्यूज भी एक पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। एक बड़ा बेसिक सा टर्म है लाइट वेट। लाइट वेट का मतलब हल्का फुल्का। सो बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरटीजीएस जिसका मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये बड़ी अमाउंट के लिए है। एक है हमारे पास एनईएफटी दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एक है हमारे पास यूपीआई। लेकिन क्या होगा जब से कोई डिजास्टर आया और ये काम नहीं करे, तो उसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म अनाउंस किया है, एक लाइट वेट पेमेंट सिस्टम अनाउंस किया है। हल्का फुल्का इन द सेंस कि उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ज़्यादा उसके लिए हैवी हमें सॉफ्टवेयर या मैन पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये आरबीआई प्लान कर रही है, जिसका मतलब है एलपीएसएस। एलपीएसएस का मतलब क्या है, लाइट वेट पेमेंट सिस्टम, लाइट वेट पेमेंट सिस्टम। सो हो सकता है डिजास्टर के टाइम पर हमारे जो रेगुलर कन्वेंशनल पेमेंट सिस्टम है वो काम ना करें, तो उस टाइम पर हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी में डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा हो गई है, और उस डिपेंडेंसी के चक्कर में कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि अगर डिजास्टर में ये काम नहीं किया तो ऑब्वियसली उसका एक लॉस होने वाला है। सो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने ये पेमेंट सिस्टम अनाउंस किया है। पेमेंट सिस्टम किसने अनाउंस किया है, सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जरूरत के टाइम पर ही यूटिलाइज किया जाएगा, दैट मीन्स रेगुलरली अभी के लिए अनाउंस नहीं किया गया है। किस सिचुएशन में, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी यानी कि कोई भी आपदा है, उस सिचुएशन में इसको यूज किया जा सकता है, जब हमारे जो रेगुलर जो कन्वेंशनल वाले पेमेंट सिस्टम है वो काम ना करें तब। सो ये आरबीआई का लाइट वेट पेमेंट सिस्टम है। ये जो एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम है उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए होता है। सो डिजास्टर में अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो ये पेमेंट सिस्टम काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लाइट वेट पेमेंट सिस्टम है ये वाले के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में भी ये यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट भी एक पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। सो कई बार होता क्या है, से आपने किसी वेबसाइट पर कुछ आइटम परचेज किया और उस वेबसाइट पर जब आप पेमेंट करने जाओगे तब वो आपको किसी एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू पेमेंट करवाता है और उसके बाद जाकर आप पेमेंट कर सकते हो। सो उस चीज को दूर करने के लिए रेजरपे जो कि एक पेमेंट कंपनी है, उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको नाम दिया है टर्बो यूपीआई। इसका मतलब है बिजनेस कम्युनिटी है वो यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओन प्लेटफॉर्म। उसके लिए उनको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होगी, थर्ड पार्टी। सो यहां से दो चीजें या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसने इसको लॉन्च किया है, और ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आरबीआई का नाम दिया जा सकता है, जबकि ये लॉन्च किसने किया है, रेजरपे ने। इसी तरीके का एक और प्लेटफॉर्म है वो पेटीएम पहले लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है यूपीआई एसडीके। ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट के थ्रू इंटीग्रेट होता है। यूपीआई की अगर हम बात करें तो वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आईबीए दैट इज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और आरबीआई का एक कोलैबोरेशन है, और इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत बनाया गया है। ये एक्ट कब का है, 2007 का। और डिजिटल पेमेंट के लिए हमारी कंट्री में जो रेगुलेटर है वो है आरबीआई। सो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एंटायर सिस्टम के अंदर वो है टर्बो यूपीआई। ये किसने लॉन्च किया है, ये रेजरपे ने लॉन्च किया है। यूपीआई की बात करें तो ये एनपीसीआई का एक प्रोडक्ट है। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
एनपीसीआई दो एंटिटीज का कोलैबोरेशन है, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और आरबीआई। आरबीआई की फाउंडेशन की बात करें तो इसके फाउंडेशन के लिए रिकमेंडेशन दी थी हिल्टन यंग कमीशन ने। इनिशियली आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा में था, बाद में ये शिफ्ट करके मुंबई ट्रांसफर किया गया। मुंबई ट्रांसफर किया गया। डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो उनके लिए रेगुलेटर है आरबीआई, एंड जो पेमेंट से रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो एक्ट है वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। सो ये रेजर पे का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर ये इसके बारे में बताया गया है, टर्बो यूपीआई के बारे में। सिंपलेस्ट सेंस में इसका मतलब है कि बिजनेसमैन है अब बिना किसी थर्ड पार्टी के भी डायरेक्ट पेमेंट एक्सेप्ट कर पाएंगे। उससे एक तो पेमेंट एक्सपीरियंस है वो स्मूथ होगा और काम जल्दी होगा, स्पीड से होगा। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एफडीआई मॉनिटर। एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी निवेश। सो विदेशी निवेश के मामले में अगर हम दुनिया में डेस्टिनेशंस की बात करें तो उसमें दुबई है वो टॉप पोजीशन पर है। सो दुबई है वो नंबर 1 डेस्टिनेशन बनी है सिटी के कंटेक्स्ट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जहां पर आया है। इंडिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा अमाउंट गया है दुबई में। सो 5 टॉप सोर्सेज हैं दुबई के लिए, वो कौन कौन से हैं? यूएसए से 20% इन्वेस्टमेंट आया है दुबई में, यूके से, इंडिया से 12% इन्वेस्टमेंट आया है। सो आपसे सीक्वेंस पूछी जा सकती है कि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया है। इसके अलावा इंडिया से अगर हम इन्वेस्टमेंट की नंबर्स में बात करें तो ये रफली 545 मिलियंस है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जाने की बात है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आया उसकी बात नहीं है। हमारे यहां से कितना इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है उसकी बात है। सो दुबई एमर्ज एज इंडियाज फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई। एफडीआई क्या है? विदेशी निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू एक टर्म है एवरग्रीनिंग लोन, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एवरग्रीनिंग का मतलब है सदाबहार। सो एक बैंक ने एक लोन दिया, अब लोन बैंक के लिए एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि इस लोन से बैंक को इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इस इंटरेस्ट की वजह से ये बैंक के लिए एक एसेट है। दूसरी तरफ जो पब्लिक पैसा जमा करवाती है, पब्लिक डिपॉजिट है, यानी कि जो अकाउंट होल्डर हैं वो बैंक में जो पैसा जमा करवाते हैं वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि बैंक को ये पैसा वापस देना है और वो भी विद इंटरेस्ट वापस देना है। सो ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, ये बैंक के लिए एक एसेट है। जब तक ये एसेट पैसे कमा के दे रहा है इसको बोल देते हैं परफॉर्मिंग एसेट, परफॉर्मिंग एसेट। और जब ये कमाना बंद कर देगा, यानी कि जो पेमेंट है, जो बैंक ने लोन दिया है वो ना तो प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है ना ही इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है और उसमें अगर डिले है तो उसको हम क्या बोल देंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो यहां से करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि लोन एवरग्रीनिंग क्या है। इसका मतलब है पहले किसी को लोन दिया गया और वो लोन चुकाने की पोजीशन में नहीं है तो पुराने वाले लोन को चुकाने के लिए एक और नया लोन दिया गया, यानी लोन को दोबारा से ग्रीन किया गया है, सदाबहार किया गया है कि एक लोन की भरपाई के लिए दूसरा लोन इश्यू किया गया है, उसको एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स बोलते हैं। आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि ये प्रैक्टिस गलत है क्योंकि इससे रूट कोज है। रूट कोज क्या था कि टाइमली पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वो इससे एड्रेस नहीं हो रहा है, इसीलिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसी चीज को एक और टर्म का नाम भी दिया गया है, ज़ॉम्बी लैंडिंग। ज़ॉम्बी लैंडिंग का मतलब है एक अजीब तरीके से लोन हम दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि पुराने वाले पैसे फंसे हुए हैं, फिर भी हम और एक्स्ट्रा पैसे या और एक्स्ट्रा लोन दे रहे हैं। सो ये पूरा इसका कंटेक्स्ट है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। इसका मतलब है कि लोन है वो वापस से रिन्यू कर दिया गया है पुराने वाले लोन को रिकवर करने के लिए। इसी को ज़ॉम्बी लैंडिंग बोला गया है, जिसमें बैंक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देते हैं ताकि उनका एनपीए ना बने। एनपीए क्या था? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यहाँ पर आप अपने
सब्जेक्ट में स्टैटिक पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जरूर पढ़ेंगे। एनपीए क्या है, प्रोविजन क्या है, प्रोविजन, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट क्या है, लॉस एसेट क्या है, लोन रीस्ट्रक्चरिंग क्या है। ये सब आपने जहां से भी ये स्टैटिक पार्ट पढ़ा है उनमें ये टर्म्स आप जरूर कवर करिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इश्यू है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो एनपीए मैनेजमेंट, एनपीए क्या था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए मैनेजमेंट के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है वो टॉप पोजीशन पर है। सो ये बैंक्स का जो परफॉर्मेंस है, सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो रेशियो है दैट इज 0.25, ये टॉप पोजीशन पर है। उसके बाद है एचडीएफसी बैंक जो कि सेकंड पोजीशन पर है जिसका 0.27% है। थर्ड कोटक महिंद्रा बैंक है जिसका 0.37। सो ये तो 1 2 3 की बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पर, पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक्स। एसबीआई है वो सेकंड पोजीशन पर है और बैंक ऑफ बड़ौदा है वो थर्ड पोजीशन पर है। सो ये इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जो आपको ध्यान में रखनी है। आज हम कवर करेंगे इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। फर्स्ट जो रिपोर्ट है वो है हंगर हॉटस्पॉट से। हॉटस्पॉट मतलब यहाँ पर हंगर का चांस है वो बहुत ज़्यादा है, फूड स्कार्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की है FAO ने, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर है वो रोम में है, इटली में। और इसके साथ साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी इसमें कोलैबोरेशन किया है। सो सबसे ज़्यादा जो हंगर का जो कंसर्न है वो किन किन देश में है, इस रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान और यमन में सबसे ज़्यादा हंगर का जो प्रॉब्लम है वो सीरियस है। उसके अलावा अगर हम इंडियन नेबरहुड की बात करें, सो हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार में भी हंगर का एक सीरियस प्रॉब्लम है इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब टोटल 22 कंट्रीज हो चुकी हैं, पहले इसमें 18 कंट्री थी। सो ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है जो पूछा जा सकता है कि हंगर हॉटस्पॉट है उसके हिसाब से अब टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हंगर का प्रॉब्लम है वो बहुत सीवियर है, बहुत सीरियस है। सो टोटल है 22 कंट्रीज़, पहले ये थी ये 18 कंट्रीज़ थी। 4 जो कंट्रीज़ हैं हेती, बुर्किना फासो, माली एंड सूडान है, वहाँ पर हंगर का लेवल है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी सीरियस है। सो ये जो नेम है कंट्रीज़ के नेम वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हंगर का प्रॉब्लम है वो कहाँ पर है, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान और यमन। अगर आप टॉप 5 नहीं याद रख सकते, एटलीस्ट टॉप 3 तो आपको ध्यान में रखने चाहिए। उसी तरीके से इंडिया के नेबरहुड में सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ कितनी हैं, सो टोटल पहले 18 थी, अब कितनी हो गई हैं, 22 हो चुके हैं। इसके अलावा 4 जो कंट्रीज़ हैं जिनको एलिवेट किया गया है, एलिवेट इन द सेंस कि अब वो इस जोन में नए आए हैं, तो ये हैं हेती, बुर्किना फासो, माली एंड सूडान। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500। सो ये एक रिपोर्ट है जो रिलीज़ की है ब्रांड फाइनेंस ने। इस रिपोर्ट में डिफरेंट कंपनीज़ का रैंकिंग दिया जाता है कि कौन सी कंपनी किस पोजीशन पर है। सो पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने 25 बिलियन है उसको क्रॉस किया है, $25 बिलियन का वैल्यूएशन है उसको क्रॉस किया है। और इंडिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है वो है टाटा ग्रुप, जिसका वैल्यूएशन अभी 26.4 बिलियन है। सो ये पहली ऐसी इंडियन कंपनी बनी है जिन्होंने 25 बिलियन का जो वैल्यूएशन है उसको क्रॉस किया है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर है इन्फोसिस और थर्ड पोजीशन पर है LIC। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो ग्लोबली अमेजोन है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, एप्पल है वो सेकंड पर और गूगल है वो थर्ड पोजीशन। इंडिया में टॉप पोजीशन पर कौन है, इंडिया में टॉप पोजीशन पर है टाटा ग्रुप, फिर है इन्फोसिस, फिर है LIC। अगर मैं इंडिया की टॉप कंपनी यानी टाटा ग्रुप है उसकी अगर बात करूं तो ग्लोबली उसका रैंक कितना है, ग्लोबली उसका रैंक है 69th। सो वर्ल्ड में टॉप पर कौन है, वर्ल्ड में टॉप पर है अमेजोन, सेकंड है
एप्पल, फिर है गूगल। इंडिया में टॉप पर कौन है? इंडिया में टॉप पर है टाटा ग्रुप, फिर है इन्फोसिस, फिर है LIC। जो टाटा ग्रुप है उसका ग्लोबल रैंकिंग कितना है? उसका ग्लोबल रैंकिंग है 69th। ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? जो रिलीज़ की है वो है ब्रांड फाइनेंस, जो कि नाम में ही एक्सप्लिसिटली मेंशन है, सो वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 गोल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब है जहाँ पे कार्बन एमिशन कम हो। सो एक रिपोर्ट थी द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मल्टीपल एजेंसीज ने मिलकर तैयार किया है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, WHO, सो मल्टीपल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया है वो SDG गोल नंबर 7 किससे रिलेटेड है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से रिलेटेड। सो उस गोल की प्रोग्रेस में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो ऑन ट्रैक है, यानी हम सही रास्ते पर हैं और हमने जो टारगेट सेट किए हैं हम उनको सही टाइम पर अचीव कर लेंगे, ये इस रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा अप्रैल 2018 में हमने जितने भी इंडिया के अंदर जो गांव हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है, यानी कि हमारे सब गांव में बिजली पहुँच गई है। ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो अप्रैल 2018 में अचीव हो चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट है और इनको अचीव करना है 2030 तक। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से पहले हमारे पास थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और जो SDG हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, नॉन लीगली बाइंडिंग, नॉन लीगली बाइंडिंग। हम गोल नंबर 7 की बात कर रहे थे जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। थोड़ी देर पहले हमने पॉवर्टी हंगर की बात की, सो नो पॉवर्टी है वो हमारा फर्स्ट गोल है, जीरो हंगर है वो सेकंड गोल है, हेल्थ है वो थर्ड गोल है, क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ, जेंडर इक्वालिटी फिफ्थ और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है वो हमारा गोल नंबर 6 है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में इंडिया ने COP26, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26 जो कि ग्लासगो में हुई थी, ग्लासगो जो कि UK में है, यहाँ पर हमने 5 टारगेट सेट किए हैं और उन टारगेट को हमने नाम दिया है पंच अमृत। पंच यानी 5, तो हमारे 5 मेजर टारगेट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। सो पहला जो हमारा टारगेट है कि हम नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है उसको 500 गीगावाट तक पहुंचाएंगे 2030 तक। सेकंड जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमारा 50% का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आना चाहिए 2030 तक। थर्ड जो हमारा टारगेट है वो है कि हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, एटलीस्ट 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन हम कम करेंगे। फोर्थ टारगेट है कि कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे, कितने परसेंट? 45% से कम करेंगे बाय 2030। एंड लास्ट वाला टारगेट आई थिंक आप सबको पता है कि 2070 तक हमें नेट जीरो पर आना है। नेट जीरो का मतलब जितना हम एमिट करेंगे उतना हम वापस कैप्चर कर लेंगे, जिसको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी बोलते हैं। वापस कैप्चर करने को क्या बोलते हैं? कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। सो टारगेट क्या है? नेट जीरो जाना, कब तक? 2070 तक, 2070। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इकोनॉमी। एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन बना दिया है कि इकोनॉमी में इंटरनेट का क्या रोल है। सो ये एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ की है गूगल ने, टेमसेक एंड बेन एंड कंपनी। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो इकोनॉमी है उसमें इंटरनेट का सिग्निफिकेंस है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इंक्रीज हुआ है। सो इंडियन इकोनॉमी में इंटरनेट का जो वैल्यू है वो 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा, कब तक? 2030 तक। अभी कितना है? अभी है $175 बिलियन और 2030 तक कितना पहुंच जाएगा? 1 ट्रिलियन। इसके अलावा हमारी जीडीपी में अभी 4 से 5% इंटरनेट इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है जो कि 12 से 13% हो जाएगा, कब तक? 2030 तक। 2030 तक ये कितना परसेंट हो जाएगा? 12 से 13%।
नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सिप्री। सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम से ही पता चल रहा है इंस्टीट्यूशन कहाँ का है, स्टॉकहोम का है। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये डिफेंस से रिलेटेड कई रिपोर्ट रिलीज करती है कि कंट्रीज़ डिफेंस पे अपना कितना एक्सपेंडिचर करती हैं, कौन सी कंट्री कहाँ से कितना वेपन इंपोर्ट करती हैं, उन सब के बारे में ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है। सो इस रिपोर्ट के हिसाब से 9 देश ऐसे हैं जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये देश हैं यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। अगर यूएस और रशिया दोनों की बात करें तो इन दोनों के पास जितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो पूरी दुनिया के रफली 90% हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल इन 9 देशों के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, सो ये नंबर है 12,512। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, न्यूक्लियर वेपन्स की पोजीशन में यानी कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उसमें यूएसए फर्स्ट पर है, रशिया सेकंड पर, यूके थर्ड पर, फ्रांस फोर्थ पर, चाइना फिफ्थ पर और इंडिया सिक्स्थ पोजीशन पर है। अगर इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियर ट्राइएड है। ट्राइएड का मतलब है कि हम तीनों तरीके से न्यूक्लियर वेपन डिलीवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर एंड फ्रॉम लैंड। फ्रॉम लैंड हम लॉन्च कर सकते हैं थ्रू अग्नि 5, फ्रॉम वाटर हम लॉन्च कर सकते हैं थ्रू INS अरिहंत एंड फ्रॉम एयर हम लॉन्च कर सकते हैं थ्रू राफेल एयरक्राफ्ट। सो हमारे पास तीनों तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करने का कैपेबिलिटी है। इसी चीज़ को इंडिया का न्यूक्लियर ट्रायड बोला गया है। सो एयर से कैसे कर सकते हैं, राफेल एयरक्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, वाटर से कैसे, अरिहंत INS अरिहंत के थ्रू, और लैंड से कैसे, अग्नि 5 मिसाइल के थ्रू। नेक्स्ट है रिलेटेड टू डिजिटल पेमेंट्स। सो डिजिटल पेमेंट के कंटेक्स्ट में MyGov इंडिया ने एक डेटा रिलीज किया है और इस डेटा के हिसाब से जो 46% ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स हैं वो इंडिया की तरफ से हुई हैं। यानी कि दुनिया में अगर 100 पेमेंट हुई हैं डिजिटल तो उसमें से 46 हमारी कंट्री में हुई हैं। सेकेंड पोजीशन पर हमारे बाद है ब्राज़ील जहां पर 29.2 मिलियन है, चाइना थर्ड पोजीशन पर 17.6 मिलियन, थाईलैंड फोर्थ पोजीशन पर 16.5 एंड साउथ कोरिया फिफ्थ पोजीशन पर 8 मिलियन। अगर हम देखें इंडिया का जो वेटेज है या इंडिया का जो डोमिनेंस है डिजिटल पेमेंट के मामले में कि यहाँ कितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होता है, सो इंडिया का जो शेयर है वो नेक्स्ट 4 कंट्रीज़ यानी कि हमारे बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन की कंट्रीज़ का अगर हम कंबाइंड वेटेज भी लें वो भी हमसे कम है। हमारा ग्लोबल कितना है 46%। सेकेंड पोजीशन पर जो है वो है ब्राज़ील। 46% का मतलब हम कितने पे ट्रांजैक्शंस किए हैं, 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं। सो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई थी MyGov इंडिया ने। किससे रिलेटेड है, डिजिटल पेमेंट से यानी ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का कंटेक्स्ट ये है कि जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़कर किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे अमीर लोगों को बोला गया है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, HNI। सो इंडिया से 2023 में अब तक जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के जा चुके हैं वो हैं 6500 लोग ऐसे हैं जो देश छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट हो चुके हैं जो अमीर लोग थे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे। जनरली उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया ये है कि उसके पास इन्वेस्टेबल वेल्थ है वो $1 मिलियन या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सो हमारे देश से कितने लोग जा चुके हैं, 6500। सबसे ज़्यादा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है वो कहाँ से गए हैं, वो चाइना से गए हैं। चाइना इस मामले में फर्स्ट पर है, इंडिया सेकंड पर और यूके थर्ड पोजीशन पर, रशिया फोर्थ पर। ये गए कहाँ पर हैं यानी कि किस डेस्टिनेशन पर गए हैं, तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है ऑस्ट्रेलिया यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इनके यहाँ सबसे ज़्यादा आए हैं। फिर है UAE, फिर है सिंगापुर, फिर है USA और फिर है स्विट्ज़रलैंड। सो ये जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की है हेनली ने और इस रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये नंबर ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। ये रिलीज़ की है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ने।
और इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है डीडी इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो। ट्रस्ट मीडिया पर जो ट्रस्ट लेवल है उसकी अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 24th पोजीशन पर है। सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट लेवल है मीडिया पर वो फिनलैंड में है और सबसे कम है वो ग्रीस में है। इंडिया का रैंकिंग कितना है? 24th। इंडिया में जो मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स है वो कौन कौन से हैं? वो है डीडी इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट है रिलेटेड टू जेंडर गैप रिपोर्ट। सो ये 17th रिपोर्ट थी जो कि 2023 में रिलीज़ की गई। कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। पहली बार ये 2006 में रिलीज़ की गई थी। और अगर हम ग्लोबली जेंडर गैप का स्कोर की अगर बात करें तो ग्लोबल स्कोर है 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से 68.4%, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 0.3% इम्प्रूव हुआ है, बेहतर हुआ है। इंडिया की अगर रैंक की बात करें तो इंडिया 127th पोजीशन पर है और हमारा स्कोर है 64.3। सो हमारा है 64.3%, ग्लोबल जो स्कोर है वो है 68.4%, यानी ग्लोबल स्कोर से कम है हमारा स्कोर। और 2022 में हमारी रैंकिंग थी 135, इस बार हमारी रैंकिंग कितनी है? 127th। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कब से रिलीज कर रहा है? 2006 से। इस बार का कौन सा एडिशन था? 17th एडिशन था। अगर टॉप परफॉर्मर की बात करें तो आइसलैंड है वो टॉप पोजीशन पर है और लास्ट 14 ईयर्स से आइसलैंड टॉप पोजीशन पर ही बना हुआ है। उसके बाद है नॉर्वे और फिनलैंड। आइसलैंड की बात करें सो आइसलैंड एक अकेला देश है इस दुनिया में जिसका स्कोर 90% से ज़्यादा है, दैट मीन्स 91.2% है। बाकी जो सेकंड और थर्ड वाले हैं वो 90% से कम है। सो ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका स्कोर 90% से ज़्यादा है एज पर दिस जेंडर गैप रिपोर्ट। सो वो आंसर होगा आइसलैंड। इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंकिंग इस बार है 127। हमने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारे स्कोर में 1.4% का इम्प्रूवमेंट दिखाया है। और अगर पोजीशनिंग की बात करें तो लास्ट ईयर पोजीशन था हमारा 135, इस बार है 127, दैट मीन्स हमने 8 पोजीशन का इम्प्रूवमेंट भी दिखाया है। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि एजुकेशन में एनरोलमेंट यानी एडमिशन के मामले में हमने जेंडर पैरिटी हासिल कर ली है, यानी अब वहाँ पर भेदभाव नहीं है उतना। ये जो रिपोर्ट है ये 4 मेजर पैरामीटर्स के हिसाब से बनाई जाती हैं। ये 4 पैरामीटर भी पूछे जा सकते हैं कि जेंडर गैप रिपोर्ट है वो किन किन पैरामीटर्स के आधार पर बनाई जाती हैं। सो ये 4 पैरामीटर्स हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी इकोनॉमिक एंगल है, एजुकेशन एंगल है, हेल्थ है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये 4 डायमेंशंस हैं। इन डायमेंशंस के हिसाब से ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट कौन तैयार करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस रिपोर्ट के हिसाब से इस बार हमारा रैंकिंग कितना है? 127। लास्ट बार हमारा रैंकिंग कितना था? 135, यानी कि इस बार हमने 8 पोजीशन का इम्प्रूवमेंट दिखाया है। हमारा स्कोर कितना है? 64.3। जो ग्लोबल स्कोर है वो है 68.4। इसके अलावा जेंडर के कंटेक्स्ट में एक और रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, जिसको रिलीज करता है UNDP। इस वाले को रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इसको रिलीज किया है UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। सो ये 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही जेंडर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की एक रैंकिंग निकालती है। उस रैंकिंग के हिसाब से कौन सा इंस्टीट्यूशन है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से इंस्टीट्यूशन में इश्यूज़ हैं, ये सब बताया जाता है। सो रिलीज़ किसने किया है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है। और ये कौन सी वाली है? ये 8th नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क रिपोर्ट के हिसाब से IIT मद्रास है वो टॉप पोजीशन पर है, फिर IISc बेंगलुरु है और थर्ड पोजीशन पर है IIT दिल्ली। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज की अलग अलग कैटेगरीज में टॉप पोजीशन पर कौन है ये भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च के मामले में IISc बेंगलुरु टॉप पोजीशन पर है। कॉलेजेस के मामले में दिल्ली का मिरिंडा हाउस
टॉप पोजीशन पर है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के मामले में IIT मद्रास, मेडिकल के मामले में एम्स दिल्ली, मैनेजमेंट के मामले में IIM अहमदाबाद और फार्मेसी के मामले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन हैदराबाद टॉप पोजीशन पर है। लॉ के मामले में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु टॉप पोजीशन पर है। आर्किटेक्चर के मामले में IIT रुड़की, एग्रीकल्चर के मामले में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली और इनोवेशन के मामले में IIT कानपुर टॉप पोजीशन पर है। इस रिपोर्ट के लिए अगर पैरामीटर्स की मैं बात करूं तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। थोड़ी देर पहले हमने जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की थी, उसके 4 पैरामीटर्स थे, इसके 5 पैरामीटर। ये 5 पैरामीटर कौन कौन से? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, सेकेंड है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम, फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड लास्ट है परसेप्शन। सो ये 5 पैरामीटर हैं। इन 5 पैरामीटर के हिसाब से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है। ये इस बार 8th वर्जन था और इस बार की रिपोर्ट के हिसाब से IIT मद्रास है वो टॉप पोजीशन पर है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये इंडेक्स है, ये 5वां ऐसा इंडेक्स है, दैट मीन्स नंबर वाइज अगर हम बात करें तो ये 5th टाइम रिलीज़ की गई है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये FSSAI है, एक इंस्टीट्यूशन है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में है। सो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ की थी। ये कब रिलीज़ की गई? ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे किस दिन मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है। सो ये रिपोर्ट है वो FSSAI की है। इसके अलावा FSSAI ने एक रैपिड फूड टेस्टिंग किट RAFT ये एक पोर्टल भी अनाउंस किया है। नाम से ही पता चल रहा है किस चीज़ के लिए है, फूड टेस्टिंग के लिए है। फूड टेस्टिंग यानी कि उसमें कुछ अडल्ट्रेशन यानी मिलावट तो नहीं है, उस चीज़ के लिए है। सो आपको ध्यान रखना है RAFT जो पोर्टल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो है फूड टेस्टिंग। और ये किसने रिलीज़ किया है? ये FSSAI ने रिलीज़ किया है। और FSSAI किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, नाउ अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो 260 डिस्ट्रिक्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 31 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनका स्कोर 75% या उससे ज़्यादा था। स्टेट वाइज अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो लार्ज स्टेट्स हैं उनमें केरला फर्स्ट पोजीशन पर है, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर है वो टॉप पोजीशन पर है। केरला, गोवा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है रिलेटेड टू स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट। सो इसको रिलीज़ किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने। एक कंफ्यूज करने के लिए एक बड़ा इजी वे है कि इसको कोई भी एनवायरनमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं या फिर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नाम दे सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसे CSE दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिलीज़ किया है, जो कि एक नई दिल्ली बेस्ड संस्था है। इस रिपोर्ट के हिसाब से तेलंगाना फर्स्ट पोजीशन पर है, मध्य प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है और दिल्ली थर्ड पोजीशन पर है। तेलंगाना रिसेंटली एक और इवेंट के कारण न्यूज़ में था, हरित हराम। ये तेलंगाना का एक एफोरेस्टेशन स्कीम है। एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधे लगाने के लिए ये एक प्रोग्राम है जिसके कारण रिसेंटली तेलंगाना न्यूज़ में था। नेक्स्ट रिलेटेड टू फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट। ये 2000 कंपनीज का लिस्ट है और यहाँ पर सबसे बड़ी जो कंपनीज है उनका एक लिस्ट, एक रैंकिंग तैयार किया गया है। इस रैंकिंग के हिसाब से फर्स्ट थिंग फर्स्ट किसने रिलीज़ किया है? तो फोर्ब्स ने रिलीज़ किया है। इस रैंकिंग के हिसाब से JP मॉर्गन है जो कि USA की एक कंपनी है वो फर्स्ट पोजीशन पर है और सऊदी अरबिया की जो तेल कंपनी है अरामको वो सेकंड पोजीशन पर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पोजीशन पर है, सेकंड है SBI और थर्ड है HDFC। ये इंडिया की रैंकिंग है। अगर मैं ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं तो रिलायंस का रैंकिंग है 45th, SBI का 77th और HDFC का है 128th। ओवरऑल इन 2000 में से 55 कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज थी और इंडिया की तरफ से टॉप पोजीशन पर कौन है?
ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर है SBI और फिर है HDFC। नेक्स्ट रिपोर्ट है रिलेटेड टू ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। सो ये 5th सच इंडेक्स था और इसको एक NGO ने रिलीज किया है, वॉक फ्री। सो आपको सिर्फ NGO का नाम ध्यान रखना है और ये NGO कहाँ का है, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक NGO है। इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो स्लेवरी का सिचुएशन है वो नॉर्थ कोरिया में है और सबसे कम है वो स्विट्ज़रलैंड में है। उससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं ध्यान रखनी है, बट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वॉक फ्री एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में काम करती है और ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। सो ये एक इंडेक्स है जो कि EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज़ की जाती है। ये लंदन बेस्ड एक संस्थान है और ये सिटीज़ में रहना कितना आसान है, क्या क्या उसमें सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से एक रैंक तैयार की जाती है। इस रैंक के हिसाब से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है वो 1st पोजीशन पर है, डेनमार्क का कोपेनहेगन है वो 2nd पोजीशन पर और ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न है वो 3rd पोजीशन पर है। यानी इन शहर में रहना लिवेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से ये 3 टॉप पोजीशन पर हैं। एशिया की अगर मैं बात करूं तो जापान का शहर ओसाका है वो एशिया में टॉप पोजीशन पर है। ओवरऑल उसका रैंक है 10th। सबसे नीचे अगर मैं सिटीज़ की बात करूं तो सीरिया का डेमास्कस है जो कि 173rd पोजीशन पर है और लीबिया का त्रिपोली 172nd पोजीशन पर है। एशिया पैसिफिक की जो सिटीज़ हैं उसमें परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि वेस्टर्न यूरोप की जो शहर हैं उसमें डाउनग्रेड आया है, यानी कि वहाँ पर डाउनफॉल हुआ है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के 2 शहर हैं दिल्ली एंड मुंबई, दोनों 141st पोजीशन पर हैं। चेन्नई है वो 144th पोजीशन पर, अहमदाबाद 147 और बेंगलुरु 148। यानी हमारे जो टॉप शहर हैं वो है दिल्ली एंड मुंबई, जिनका रैंकिंग ग्लोबल रैंकिंग है वो 141st है, दोनों 141st। सो ये थे इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम कुछ और सेगमेंट को कवर करेंगे। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे साइंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट है जुगलबंदी चैटबॉट। सो ये एक चैटबॉट है जो माइक्रोसॉफ्ट की मदद से लॉन्च किया गया है। ये मल्टीलिंगुअल चैटबॉट है। मल्टीलिंगुअल का मतलब कई लैंग्वेज में ये रिस्पॉन्ड कर सकता है और ये AI बेस्ड है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। ये रूरल इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है UPI 123 पे। सो जो फीचर फ़ोन हैं यानी कि जो स्मार्टफोन्स नहीं हैं, जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उन फ़ोन्स में भी UPI ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक नया जो सिस्टम है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है UPI 123 पे। ये 3 स्टेप पेमेंट सिस्टम है जो कि फीचर फ़ोन्स के लिए, ब्लैक एंड वाइट टाइप के जो फ़ोन्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया है RBI और NPCI ने। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, NPCI है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI 2 ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, वन इज़ RBI एंड वन इज़ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन। नेक्स्ट है EV बैटरी प्लांट। सो टाटा ग्रुप है वो गुजरात के सानंद में लिथियम आयन सेल फैक्ट्री लगाएगा जो कि EV बैटरी प्लांट होने वाला है। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर होने वाला है। ये गुजरात में होने वाला है, सानंद में। कौन लगाएगा? वो है टाटा ग्रुप। लिथियम की अगर हम बात करें तो 3 कंट्रीज़ को लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। नेक्स्ट है JF-22। सो ये दुनिया का मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल है जो चाइना ने बनाया है। नाम है JF-22। नेक्स्ट है इंडिया का पहला डाई मिथाइल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर। सो इसको तैयार किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट है साइलेंट बार्कर प्रोजेक्ट। सो इसको US स्पेस फोर्स है वो लॉन्च करने वाला है।
ये कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है, यानी ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स है जिनका मेन फोकस होगा रशियन और चाइनीज़ स्पाई हैं उनको सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर करना। नेक्स्ट है इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम। सो इसको गूगल ने लॉन्च किया है ताकि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूएस एक्स। सो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया और यूएस से कोलैबोरेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल मैटर्स। नेक्स्ट है जीई जेट इंजन। जीई का मतलब है जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि यूएसए की एक कंपनी है, वो इंडिया की हेल्प करेगी। और जीई और एचएएल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर फाइटर जेट के इंजन्स बनाएंगे फॉर इंडियन एयरफोर्स। कौन सा फाइटर जेट? ये LCA दैट इज़ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के लिए ये इंजन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट माइक्रोन सेमीकंडक्टर प्लांट। सो यूएस का चिप मेकर माइक्रोन है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है और इंडिया में सानन में गुजरात पे ये प्लांट सेटअप किया जाने वाला है। सो ये थे इम्पोर्टेंट साइंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट स्कीम्स। फर्स्ट है GRSC गेन्स स्टार्टअप चैलेंज। सो GRSC है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन को प्रमोट करना। सो GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, ये गेन्स का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू उड़ान 5.1। सो उड़ान है जो स्कीम दैट इज़ उड़े देश का आम नागरिक, इट इज़ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल एयरलाइंस को प्रमोट करना या अफोर्डेबल एयर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और उड़ान 5.1 है वो हेलीकॉप्टर रूट्स के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है समर्थ कैंपेन। सो समर्थ कैंपेन है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक कैंपेन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ग्राम पंचायत लेवल पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना। नेक्स्ट है अमृत धरोहर एंड मिस्ट्री। सो ये दो इनिशिएटिव हैं वो यूनियन बजट में अनाउंस किए गए थे। मिस्ट्री जो स्कीम है वो मैंग्रोव के कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए है और अमृत धरोहर है वो वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए एक इनिशिएटिव है। सो मिस्ट्री है फॉर मैंग्रोव्स और अमृत धरोहर है फॉर वेटलैंड्स। वेटलैंड्स के लिए एक रामसर कन्वेंशन भी है। नेक्स्ट है इवोल्व मिशन। सो ये सिडबी का एक मिशन है। इवोल्व का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। सो अंडर दिस इनिशिएटिव जो MSME यूनिट्स हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए लोन दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। ये इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ये थे इम्पोर्टेंट स्कीम्स। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट है इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस। सो ये कॉन्फ्रेंस जर्मनी के हम्बर्ग में आयोजित करवाई गई थी और इस कॉन्फ्रेंस में जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको रैंकिंग दी गई। सबसे टॉप पर है फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो कि USA का है, फिर है फुगाकू जो कि जापान का है। इंडिया की तरफ से अगर हम बात करें तो इंडिया का एरावत है वो इंडिया की तरफ से टॉप पोजीशन पर है और रैंक वाइज ग्लोबली ये 75th पोजीशन पर है। ये एरावत जो कंप्यूटर है वो CDAC के पुणे के सेंटर में है और इसका स्पीड है 13,170 टेराफ्लॉप्स। इसके अलावा इंडिया का परम सिद्धि 131वीं पोजीशन पर है, प्रत्यूष 169th पोजीशन पर और मिहिर 316th पोजीशन पर है। नेक्स्ट है 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग। ये गोवा में हुई थी। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल मीटिंग गोवा में हुई थी और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ साथ 8th मिशन इनोवेशन की मीटिंग भी हुई थी। मिशन इनोवेशन की अगर बात करें सो इसको
लॉन्च किया गया था टू प्रमोट क्लीन एनर्जी। इसका फर्स्ट फेज़ है वो 2015 से 2020 के बीच के लिए था और सेकेंड फेज़ है 2021 से 2030 के लिए है। नेक्स्ट है इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस। सो ये मेघालय में हुई थी, EU यानी यूरोपियन यूनियन। सो रिसेंटली मेघालय इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि उन्होंने पहला ड्रोन डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट किया है। ये एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब है, वो मेघालय में ही होने वाला है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम है, वो भी मेघालय के शिलोंग में होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ब्रिक्स। सो रिसेंटली ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की 15th मीटिंग है, वो साउथ अफ्रीका के केप टाउन में हुई थी। और 15th ब्रिक्स समिट का अगर वेन्यू की बात करें सो ये डरबन में होगी। ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ये जनरल मीटिंग है। ये डरबन के साउथ अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका के डरबन में होनी है। थीम है ब्रिक्स एंड अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें सो 5 इसमें देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्हीं का एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए मेंबर बने हैं इजिप्ट, UAE, बांग्लादेश एंड उरुग्वे। नेक्स्ट है थर्ड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। सो ये जेनेवा में हुई थी। G20 की बात करें तो इस बार होस्ट है इंडिया, लास्ट बार होस्ट था इंडोनेशिया और नेक्स्ट ईयर होस्ट है ब्राज़ील। नेक्स्ट है वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस। सो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है वो अबू धाबी यानी UAE में आयोजित करवाई गई थी। UAE की बात करें तो नाइफ है वो UAE की फर्स्ट एवर नैनो सैटेलाइट है जिसको रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है इंडिया US स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग। सो रिसेंटली ये स्टार्ट किया गया था और इसी के तहत ICET इनिशिएटिव भी इम्पोर्टेंट है। ICET है, उसका मेन फोकस है क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पर, यानी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पर इंडिया और USA दोनों कोलैबोरेट करेंगे। USA की बात करें तो इंडिया और USA वो क्वाड के मेंबर भी हैं। क्वाड 4 देशों का समूह है, इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये चारों मालाबार एक्सरसाइज के भी पार्टिसिपेंट हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स 4th हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल। सो इस फिल्म फेस्टिवल में इंडिया की तरफ से जो एंट्री थी वो है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इंडिया ने इस कैटेगरी में अवार्ड जीता है और ये फिल्म के डायरेक्टर हैं वंदिता सारिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। सो इंडिया इसका होस्ट होने वाला है 2025 में और ये कोच्चि में होस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। सो ये बोन यानी जर्मनी में आयोजित होनी है और क्लाइमेट चेंज पर इसके बारे में निगोशिएशन होनी है। सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स। फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल। सो ये फिल्म फेस्टिवल है वो कोलकाता में आयोजित करवाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच। सो ये एक लिस्ट है, एक रिपोर्ट है जो तैयार की है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस ने। नेक्स्ट है मियावाकी फॉरेस्ट। सो ये एक जापानीज फॉरेस्ट मेथड है, एक तरीका है जिससे अर्बन एरियाज में डेंस फॉरेस्ट है वो तैयार किया जा सकता है। मेथड का नाम है मियावाकी मेथड। सो ये जापानीज मेथड है, डेंस फॉरेस्ट क्रिएट किया जा सकता है अर्बन एरियाज में। सो रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ये फॉलो की जाती है केरल और महाराष्ट्र में। ये कहीं पर भी फॉलो किया जा सकता है जहाँ पर एरिया कम है, कम स्पेस में ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट क्रिएट करना हो तो। नेक्स्ट है ट्रीटी टू प्रोटेक्ट हाई सीज। हाई सीज का मतलब है वो एरिया जो किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का नेशनल एरिया ना हो, यानी कि नेशनल एरिया से बियॉन्ड जो एरिया है सी एरिया
उसको हम हाई सीज बोलते हैं। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने फर्स्ट एवर ट्रीटी है उसको अडोप्ट किया है। इसका मेन फोकस है बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना उन एरियाज़ में जो किसी भी देश की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं। ये फोर्स में आएगी जब 60 देश से ज़्यादा इसको रेटिफाई करेंगे। हाई सीज की अगर हम बात करें तो ये ओपन ओशियन का वो पार्ट है जो किसी भी कंट्री की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। ये थे इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। फर्स्ट है डबल एम्प्यूटी क्लाइंबर। एम्प्यूटी यानी कि आर्टिफिशियल लेग के कंटेक्स्ट में बात की जाती है। हरी बुद्धा मागेर है, वो पहले ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने दुनिया की हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट को आर्टिफिशियल लेग से कॉन्कर किया है, यानी कि उनके लेग्स हैं वो आर्टिफिशियल लेग्स हैं। नेक्स्ट है डग हैमरशोल्ड। ये मेडल है, ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस को, और ये दिया गया शिशुपाल सिंह एंड सवाला राम बिश्नोई को। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिया गया है दामोदर माउजो को, जो कि कोंकणी लैंग्वेज के एक ऑथर हैं गोवा से, और ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है और उनकी फेमस नॉवल हैं क्रेमलिन। सेकंड गोवा के वो सेकंड ऐसे पर्सन बने हैं जिनको एक ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। उनसे पहले रविंद्र केलेकर को ये अवार्ड मिल चुका है, ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर। ये दिया गया है एतिहाद एयरवेज को, जो कि यूएई की नेशनल एयरलाइन है। नेक्स्ट है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द येलो स्टार। ये दिया गया हमारे प्रेसिडेंट को, और ये सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। विद दिस वो पहली ऐसी भारतीय बनी है जिनको ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनेस्को मिशेल बैत्सी अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है बंकन जगदीश सुधाकर को उनके इफेक्टिव बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए। एक्चुअली वो रामनाथपुरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके वार्डन हैं और गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर हैं। उनको ये अवार्ड दिया गया है और वो पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। गल्फ ऑफ मन्नार की अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो ये तमिलनाडु में है। ये भारत का पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर फूड स्टार्टअप्स। ये प्रोग्राम है FAO ने अनाउंस किया है, और FAO ने इंडिया की तरफ से फार्मर्स फ्रेश जोन नाम की एक एंटिटी को सेलेक्ट किया है इस प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट है स्पिनोजा प्राइज़। ये दिया गया है जोयिता गुप्ता को, जो कि इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं। उनको नीदरलैंड्स में साइंस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के लिए ये प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट है अति उत्तम एक्रेडिटेशन। ये दिया गया है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ये एक्रेडिटेशन दिया गया है। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये इंडिया के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। और अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें, सेंट्रल बैंक यानी कि जैसे हमारे यहाँ RBI है, वैसे ही सेंट्रल बैंक सभी देशों के सेंट्रल बैंक्स की अगर हम बात करें, तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है वो है यूक्रेन के बैंक को। नेक्स्ट है इकबाल मशी अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया है ललिता नटराजन को, उनके चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करने के स्टेप के कारण उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ दिया गया है रामचंद्र गुहा को, उनकी बुक के लिए। बुक का नाम है रिबेल्स अगेंस्ट द राज, यानी ब्रिटिश राज की यहाँ पर बात है। नेक्स्ट है गांधी पीस प्राइज़। ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ये 1995 में सेटअप की गई थी टू मार्क 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गांधी जी। लास्ट ईयर ये प्राइज़ दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। गीता प्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना
गीता प्रेस की अगर हम बात करें तो गीता प्रेस है वो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट की पब्लिशर है। ये एक मंथली मैगजीन पब्लिश करते हैं जिसका नाम है कल्याण। नेक्स्ट है 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स। सो ये अवार्ड दिए गए हैं, मध्य प्रदेश को फर्स्ट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, उड़ीसा सेकंड पोजीशन पर है और आंध्र प्रदेश और बिहार हैं जॉइंटली थर्ड पोजीशन पर। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का जो अवार्ड दिया गया है वो है गंजम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की। बेस्ट विलेज पंचायत का अवार्ड दिया गया है जगन्नाथपुरम जो कि तेलंगाना में। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी का अवार्ड दिया गया है चंडीगढ़ को और बेस्ट इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को। नेक्स्ट है 45th यूरोपियन एसे प्राइज, ये दिया गया है अरुंधति रॉय और उनके एसे की वजह से ये प्राइज दिया गया है। एसे का नाम है आज़ादी। नेक्स्ट है पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023, सो ये दिया गया है सलमान रश्दी को। नेक्स्ट है नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये नर्सेस को दिया जाता है और बिहार से ये दिया गया है गायत्री कुमारी, ये एक वेल नोन नर्स है। नेक्स्ट है 200 इंटरनेशनल गेम्स, सो रिसेंटली रोनाल्डो ने नया रिकॉर्ड बनाया है 200 इंटरनेशनल गेम्स खेलकर और वो दुनिया के पहले ऐसे मेल फुटबॉलर बने हैं जिन्होंने इतने इंटरनेशनल गेम्स खेले हैं। सो ये थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट डेज। फर्स्ट है वर्ल्ड थायराइड डे जो कि 25 मई को ऑब्जर्व किया गया और इसका थीम था थायराइड हेल्थ नर्चरिंग वेल बीइंग। नेक्स्ट रिलेटेड टू 29th मई, सो 29th मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स के तौर पर मनाया गया और 2023 है वो 75th ईयर ऑफ है ऑपरेशन है ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर्स, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। थीम था पीस बिगिंस विद मी, पीस बिगिंस विद मी। नेक्स्ट है रिलेटेड टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीर सावरकर, सो ये 28 मई को ऑब्जर्व की गई और ये 140th बर्थ एनिवर्सरी थी। इसी दिन नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका भी इनॉग्रेशन किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू वर्ल्ड मिल्क डे, सो ये 1 जून को मनाया गया। थीम था एंजॉय डेयरी। इंडिया लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टबैको डे, सो ये 31 मई को मनाया गया और इसका थीम था ग्रो फूड नॉट टबैको। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सो ये 5 जून को मनाया गया और इसका होस्ट था कोट डी आइवरी एंड नीदरलैंड्स। इसका थीम था सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, सो ये भी 5 जून को ही ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है रिलेटेड टू वर्ल्ड ओशंस डे, ये 8 जून को ऑब्जर्व किया गया और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है वो 7 जून को ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, सो ये 12 जून को ऑब्जर्व किया गया और इसका थीम था जिसमें थीम आपको बताया गया वो इम्पोर्टेंट है, सारे थीम ऑब्वियसली आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है उनको याद करना। सो इसका थीम था सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, सो ये 13 जून को ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है वो 14 जून को ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट है वो 17 जून को मनाया गया। वर्ल्ड विंड डे है वो 15 जून को मनाया गया। इसके अलावा वर्ल्ड सिक्कल सेल अवेयरनेस डे है वो 19 जून को मनाया गया। सिक्कल सेल की बात करें तो 2023-24 का जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट उसमें टारगेट स्पेसिफाई किया है कि हम 2047 तक सिक्कल सेल एनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल योगा डे, ये 21 जून को मनाया गया। थीम था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ये 20 जून को मनाया गया और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी है ये 24 जून को मनाया गया। जबकि ओलंपिक डे है वो 23 जून को मनाया गया। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे है वो 21 जून को मनाया गया। सो ये थे इंपॉर्टेंट डेज। थैंक यू।
इस सेक्शन में हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू आईपीएल। 16th आईपीएल टूर्नामेंट था ये, और इसको सीएसके ने जीता है। ये उनका 5th टाइटल था वर्सेस गुजरात टाइटंस, यानी कि गुजरात और चेन्नई का ये फाइनल मैच था। चेन्नई ने जीता है, 5th टाइम टूर्नामेंट जीता है। और फाइनल मैच था दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 29th ऑफ मई, और ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। विनिंग अमाउंट था 20 करोड़ रुपए, और रनर को मिला है 12.5 करोड़। ऑरेंज कैप है, यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला जो बैट्समैन है वो है शुभमन गिल, जिन्होंने 890 रन्स बनाए हैं, जो कि गुजरात टाइटंस के प्लेयर हैं। पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट टेकर हैं मोहम्मद शामी, जो कि गुजरात टाइटंस के बॉलर हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की अगर हम बात करें वो भी शुभमन प्लेयर हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच है वो दिया गया था डेवॉन कॉनवॉय, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू कावा विमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप। सो ये कप है, ये नेपाल में आयोजित करवाया गया था। इंडिया ने इसको जीता है बाय डिफीटिंग कजाकिस्तान। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। सो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है, और विद दिस ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली ऐसी टीम बनी है जिन्होंने आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनको एटलीस्ट एक बार जीता है। सो जो फाइनल है वो बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हुआ था, और ये हुआ था ओवल में, जो कि लंदन में है, यानी यूके में। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2023। सो इसको नोवाक जोकोविक ने जीता है, और उन्होंने कैस्पर रोड को हराया है। नोवाक जोकोविक है वो सर्बिया के हैं, कैस्पर रोड है वो नॉर्वे के प्लेयर हैं। ये इंपॉर्टेंट विनर्स का लिस्ट है, जिसमें आपको मेंस सिंगल्स का टूर्नामेंट जीता है नोवाक जोकोविक ने। वुमेन सिंगल्स का जो टूर्नामेंट है वो जीता है ईगा स्वास्तिक। ऐसे ही आप मेंस डबल्स की अगर हम बात करें, सो इवान एंड ऑस्टिन क्रैगजिक ये इसके विनर हैं। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल। सो पहला ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल है वो भुवनेश्वर में आयोजित करवाया गया था, और इसमें ओडिशा है वो टॉप पोजीशन पर रहा, कर्नाटक सेकंड पर, और झारखंड है वो 3rd पोजीशन पर रहा। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने आयोजित करवाया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023। सो ये इजिप्ट ने जीता है मलेशिया को हराकर, और ये चेन्नई में आयोजित करवाया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप। सो भवानी देवी ने इस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये चैंपियनशिप चाइना में हुई थी। भवानी देवी इंडिया की पहली फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। सो ये थे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे स्टेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है स्माइल एम्बेसडर। सो रिसेंटली महाराष्ट्र ने स्माइल एम्बेसडर अपॉइंट किया है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है आई यानी मदर टूरिज्म पॉलिसी। सो ये एक इनिशिएटिव है महाराष्ट्र का, जहाँ पे वुमेन टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है शक्ति स्कीम, जो कि कर्नाटक सरकार की एक पहल है, जिसके थ्रू जो महिलाएं हैं उनको फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी फ्री ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई है इस स्कीम के तहत। सो ये थे इंपॉर्टेंट स्टेट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स जुलाई महीने की। फर्स्ट बुक है बुक रिंग साइड, जिसको रिलीज़ किया है डॉक्टर शशि थरूर ने, और इसके ऑथर हैं डॉक्टर विजय डारडा। नेक्स्ट बुक है कथकली डांस थिएटर। सो रिसेंटली इसको रिलीज़ किया है के गोपाल कृष्ण ने। कथकली की अगर हम बात करें तो ये केरल का क्लासिकल डांस है, और इसको बलाद ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है
अजय टू योगी आदित्यनाथ। सो ये एक नोवेल है और इसके ऑथर हैं शांतनु गुप्ता। सो ये थे इंपॉर्टेंट बुक्स। थैंक यू। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे जुलाई के पॉइंटर्स। सो रिसेंटली नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बने हैं जिनको मेंस जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन मिली है, यानी कि वो वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर हैं जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट है रिलेटेड टू स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली RN जयप्रकाश हैं, वो स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जबकि नामदेव शेरगांवकर हैं वो ताइक्वांडो के, यानी कि जो ताइक्वांडो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू कपिलेश्वर टेम्पल। सो रिसेंटली कपिलेश्वर टेम्पल जो कि उड़ीसा का एक टेम्पल है, इसको ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स में शामिल किया है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू क्रिकेट। सो रिसेंटली शुभमन गिल हैं, वो यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने 700 रन स्कोर किए हैं IPL के किसी एक स्पेसिफिक सीजन में। नेक्स्ट है रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश। सो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अनाउंस की है और उसी के कंटेक्स्ट में स्टेट गवर्नमेंट न्यूज़ में थी। नेक्स्ट है रिलेटेड टू बुक पार्टीशन्ड फ्रीडम और इसके ऑथर हैं राम माधव। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए MD बने हैं अजय यादव। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू अल्स्टॉम। सो अल्स्टॉम एक फ्रेंच कंपनी है जो रेलवे बोगीज़ बनाती हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी क्योंकि ये वंदे भारत ट्रेन्स की बॉडी बनाएगी और वो एल्यूमिनियम बॉडीज़ होंगी और 100 ऐसी वंदे भारत की ट्रेन्स की बॉडीज़ बनाई जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू कनाडा। सो कनाडा की सरकार ने सिगरेट्स पर, इंडिविजुअल सिगरेट्स पर भी वार्निंग लिखने का डिसीजन लिया है। पहले सिर्फ पैकेट पर वार्निंग होती थी, अब इवन जो सिगरेट है उसके ऊपर भी वार्निंग होगी और ऐसा करने वाली पहली कंट्री बनी है कनाडा। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू शालिनी सिंह। सो शालिनी सिंह हैं, वो पहली महिला बनी है NCC कैडेट जिन्होंने माउंटेनियरिंग का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू मेयर ऑफ बर्मिंघम। सो रिसेंटली चमन लाल हैं, वो मेयर ऑफ बर्मिंघम बने हैं और वो पहले इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जो इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज। सो ये महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में है और भिवंडी तालुका में है। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलेटेड टू वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। सो इजराइल है वो दुनिया का पहला गवर्नमेंट डिजिटल बॉन्ड इशू करने वाला देश बना है। नेक्स्ट रिलेटेड टू अहमदनगर। सो महाराष्ट्र का अहमदनगर है उसको रीनेम किया जाएगा आफ्टर अहिल्याबाई और बाद में इसका जो नया नाम होगा वो होगा अहिल्या नगर। नेक्स्ट है रिलेटेड टू यंगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर इन स्पेसएक्स। स्पेसएक्स में सबसे यंग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हैं वो हैं कारेन काजी। सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ जुलाई 2023। थैंक यू।